हेलो एवरीवन, आई होप कि आपके एग्जाम का डर अब तक तो खत्म हो ही गया होगा। आज एक और चैप्टर का डर आपके मन से खत्म कर देते हैं, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो सबको लगता है कि बहुत टिपिकल चैप्टर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम देखेंगे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। वैसे हम चैप्टर ऑलरेडी पूरा पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जिसमें एग्जाम का टाइम हो और चैप्टर रिवाइज ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो हम आज देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर्म में हमारे चैप्टर को रिवाइज भी करते हुए चलेंगे। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या बताया था हमने। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर हमने देखा था कि हमारी बॉडी को कंट्रोल कैसे किया जाता है। हमारी बॉडी जो है पूरी एक इतना ज्यादा कोऑर्डिनेट उनका कैसा है, कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा कैसे है हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स का। हमारी बॉडी के पार्ट्स को कैसे पता है कि कौन किसको कहाँ पर ग्रो करना है, किसको कितना ग्रो करना है, किसको छोटा रहना है, किसको बड़ा रहना है, कब कैसे बिहेव करना है। ये सारी चीजें हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स को कौन सिखाता है। हमारी हाइट कौन बताता है, हमारे ये फिंगर्स है, ये यहीं पर क्यों है, इसका एक पर्टिकुलर प्लेस है, लेकिन ये इनको कैसे पता है। तो ये सारी चीजें हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखी थी। हमने दो पार्ट्स देखे थे उनके। क्या देखा था उसके अंदर कि एक तो हमारा कौन सा सिस्टम होता है, एक हमारा होता है हार्मोनल हम बोल सकते हैं कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो एक तो कैसे होगा, हार्मोनल होगा। दूसरा कैसे होता है, नर्व से हो सकता है, या हम बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम से होता है। फाइन, नर्वस सिस्टम से होता है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में होता है। तो आई होप कि आप कुछ चीजें याद आ रही होगी कि एक्चुअली हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी थी। चलो अब आ जाओ हमारे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के बारे में देखा था, जैसे कि हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही क्या होते हैं, रिसेप्टर्स भी होते हैं। फाइन, सेंस ऑर्गन्स में ही क्या है, रिसेप्टर्स है। किसी चीज को हम सेंस कर पाते हैं तो उस एरिया के अंदर क्या है, उसके रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, दैट इज व्हाई हम उसको सेंस कर पा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हमारा क्या बताना है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि रिसेप्टर्स के बारे में। तो द फर्स्ट थिंग इज कि गस्टेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट व्हाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल। क्या आपके गस्टेटरी रिसेप्टर्स टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो है वो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। या फिर सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, बोथ गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल। क्या दोनों ही आपके सिर्फ एक ही चीज को डिटेक्ट कर रहे हैं, दैट इज स्मेल। ऑल्फैक्टरी हुआ चाहे गस्टेटरी रिसेप्टर हुआ, कहाँ होगा, नोज के अंदर होगा, और वो क्या डिटेक्ट कर रहा है, स्मेल डिटेक्ट कर रहा है। क्या ये सही है। नेक्स्ट इज ऑडिटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट। ऑडिटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्मेल को बता रहे हैं, एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो है वो टेस्ट को बता रहे हैं। या फिर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट एंड गस्टेटरी रिसेप्टर्स स्मेल। फाइन, तो हमने क्या देखना है कि कौन सा रिसेप्टर क्या चीज को सेंस करता है। तो हमें बहुत अच्छे से पता है, हमने कुछ रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा था। देखो यहाँ देखो, कुछ रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहला जो हमारा रिसेप्टर था दैट इज फीनो रिसेप्टर। फीनो रिसेप्टर जो हमारे इनर ईयर के अंदर होता है, और वो क्या काम करता है, वो हमें सुनने में हेल्प करता है, वो हियरिंग में हेल्प कर रहा है। तो कौन सा हुआ, फीनो रिसेप्टर हुआ, जिसका नाम इसके अंदर अभी तक नहीं आया है। नेक्स्ट थिंग इज फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर मतलब फोटो क्लिक हो रही है, और फोटो क्लिक होती है तो कहाँ से होती है, हमेशा आईज से होती है। दैट मीन्स कि ये रिसेप्टर कहाँ पे मिलेगा, हमको आईज के अंदर मिलेगा। फाइन, तो जो देखने में हमें मदद कर रहा है उनको हम क्या कहते हैं, फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट थिंग इज थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारी स्किन के अंदर होता है, बिकॉज ये हमेशा क्या करते हैं, ये फील करते हैं चीजों को, कुछ गर्म है, ठंडा है, पेन है, ये सारी चीजें कौन बताएगा, थर्मो रिसेप्टर्स बताएंगे, जो कि हमारी स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। यस, इसके बारे में अभी हमने इसके क्वेश्चन के अंदर बात की है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, नोज में होते हैं हमारे, और वो क्या काम करते हैं, तो वो स्मेल को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। एंड नेक्स्ट इज गस्टेटरी रिसेप्टर्स, जो कि हमारी टंग के ऊपर होंगे और वो टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे। तो अब देखिए कि इसमें से कौन सा सही है। देखिए एक बार कौन सा सही है, द फर्स्ट वन, ये सही है। फर्स्ट वन क्यों सही है, बिकॉज गस्टेटरी रिसेप्टर क्या कर रहा है, टेस्ट को डिटेक्ट कर रहा है, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या कर रहा है, स्मेल को डिटेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, हमारा ए हुआ। फाइन, बिकॉज दोनों ही सेम चीज बता दे ऐसा हो नहीं सकता। ऑडिटरी रिसेप्टर जो है वो स्मेल बता दे, ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। ऑडिटरी रिसेप्टर है मतलब कि हम क्या करेंगे, हम ऑडिटरी है मतलब कि सुन सकते हैं उससे, ठीक है, तो स्मेल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या था, ऑल्फैक्टरी जो है वो टेस्ट को बताता है, और गस्टेटरी क्या कर रहा है, स्मेल को बता रहा है। तो ये भी बहुत उल्टा हो गया। जो आंसर था उसका क्या हो गया, ये तो अपोजिट हो गया।
इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? पार्ट ए, दैट इज गस्टेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट व्हाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल। फाइन, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क का करंट सीक्वेंस कौन सा है ये आपको बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होने वाला है। अब उससे पहले ये कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, तो देखो ये स्ट्रक्चर आपको याद आ रहा होगा, बहुत अच्छे से याद होगा ये स्ट्रक्चर कि क्या है ये। जैसे ही किसी गर्म चीज को टच किया तो हाथों हाथ क्या होता है, हमारा हाथ जो है वो वहां से हट जाता है। बेसिकली हाथ हमारा उसी के ऊपर होना चाहिए था, हमें कैसे पता चला कि हमारा हाथ जल रहा है? गर्म चीज को टच किया, हाथों हाथ क्या हुआ, हाथ अपना हट जाता है। क्या हम ये सोच समझ के करते हैं? नहीं करते हैं, हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं और विद इन अ सेकेंड हमारा हाथ हट जाता है। उसके बाद हमको समझ में आता है कि अच्छा हमारा हाथ तो जल रहा था। इवन किसी ठंडी चीज को अगर किसी ने टच करवा दिया तब भी क्या होगा, एकदम से हमारा हाथ हट जाएगा। अगर किसी चीज के ऊपर पैर चला गया हमारा, सपोज कोई निडल के ऊपर अगर पैर चला गया, तब भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो है हमारा पैर वहां से उठ जाएगा। हमें उसमें सोचने समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम सोचेंगे समझेंगे तब तक क्या होगा, वहां पर लगेगा थोड़ा सा टाइम। तो उस टाइम को उस टाइम को बचाने के लिए हमने क्या किया, उस टाइम को थोड़ा सा कम करने के लिए क्या कर दिया जाता है, जो हमारी स्पाइनल कोड होती है वही इंस्ट्रक्शंस दे दिया करती है। सी बेसिकली होता क्या है कि नर्व्स क्या कर रही है, हमारी बॉडी की जो नर्व्स होती है वो क्या करती है, सारे इस तरह की चीजों को सेंस करती है कि हाँ किसी ने गर्म चीज को टच कर लिया, कहीं पर स्किन है वो ठंडी चीज को टच कर चुकी है, तो ये सारा सेंस हो जाता है। सेंस होने के बाद में ये नर्व्स कहाँ जाती है, नर्व्स जाती है स्पाइनल कोड तक। ये नर्व्स कहाँ जाती है, स्पाइनल कोड तक जाती है। अब ये स्पाइनल कोड जो है ये बेसिकली क्या करता है, ये ब्रेन को बताता है कि ये काम हुआ है, फिर ब्रेन क्या करेगा, उस चीज को इंटरप्रेट करेगा और उसके बाद वो क्या करेगा, वो कमांड देगा। कमांड देने के बाद में कमांड इसने किसको दिया, स्पाइनल कोड को दिया। स्पाइनल कोड ने किसको दिया, नर्व्स को दिया। उसके बाद वो काम होता है। तो इतना टाइम हमारे पास में नहीं होता, इतना टाइम होगा तब तक तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो बेसिकली हुआ ये कि यहाँ से हमने क्या किया, ब्रेन को हटा दिया, इस प्रोसेस में से ब्रेन को हटा दिया। बिकॉज स्पाइनल कोड के पास में कुछ चीजों की अथॉरिटी होती है, तो स्पाइनल कोड हैव द अथॉरिटी कि वो क्या कर सकता है, ऐसी सिचुएशन के अंदर डायरेक्टली नर्व्स को इंस्ट्रक्शंस दे सकता है कि आप क्या करो, वहां से जाके अपना हाथ हटा लो। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नर्व्स जाएंगी आगे इंस्ट्रक्ट करेंगी और वहां से हाथ जो है वो हट जाएगा। यहाँ पर ब्रेन का कोई रोल नहीं हुआ। तो जो ब्रेन का रोल नहीं है तो क्या हुआ, नर्व्स ने स्पाइनल कोड को बताया, स्पाइनल कोड ने नर्व्स को बता दिया और इसी को हम क्या नाम देते हैं, इसी को हम देते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर वर्क कैसे हुआ, कौन सी नर्व थी जो स्पाइनल कोड तक गई, स्पाइनल कोड ने किसको इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, ये बीच का कनेक्शन क्या है, ये पूरा हम एक बार देख लेते हैं। बेसिकली देखो हुआ क्या, यहाँ जब गर्म चीज को टच किया गया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल इंपल्स गए हाथों के अंदर। इलेक्ट्रिकल इंपल्स कौन लेकर गया, हमारी नर्व्स लेकर गई। ये जो नर्व्स है ये कहाँ जाएंगी, ये नर्व जा रही है हमारी कहाँ पर, ये जा रही है स्पाइनल कोड तक। और ये कौन सी नर्व जा रही है, ये जा रही है सेंसरी नर्व। ये कौन सी नर्व जा रही है, सेंसरी नर्व जा रही है। सेंसरी नर्व हम इसको कह सकते हैं कि जिसने क्या किया है, सेंस किया है। सेंसरी नर्व जिसने क्या किया है, सेंस किया है इन चीजों को। ठीक है, कि गर्म चीज जो है वो टच हो रही है कहीं पर। अब ये सेंसरी नर्व कहाँ जा रही है, ये सेंसरी नर्व जा रही है स्पाइनल कोड तक। स्पाइनल कोड तक जाएंगी तो क्या होगा, स्पाइनल कोड जो है वो इसको इंस्ट्रक्शंस देगा कि प्लीज अब जाओ और वहां से हाथ हटा लो, अदरवाइज क्या होगा, हाथ जल जाएगा। वी डोंट हैव टाइम कि हम ब्रेन को कुछ कहे और ब्रेन फिर हमें इंस्ट्रक्शंस दे। इससे अच्छा है कि आप ही ये काम कर लो। सिंपल सी चीज है, याद करवाया था आपको कि अगर कोई वॉचमैन है, किसी फैक्ट्री का कोई वॉचमैन है और उस फैक्ट्री के अंदर आग लग जाती है, या अगर कोई कंपनी है उस कंपनी के अंदर अगर शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, तो वॉचमैन क्या करेगा, सबसे पहले अपने मैनेजर को फोन करेगा और वो मैनेजर क्या वेट करेगा, अपने डायरेक्टर को कॉल करेगा, पूछेगा कि भैया क्या करना है, अब सर हमें क्या करना है अगर वहां पे आग लगी है तो। नहीं ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है, आग लगी है तो उसको बुझाना ही है। तो वो वॉचमैन को इंस्ट्रक्ट कर देगा कि आप एक काम करो, फायर ब्रिगेड को बुलाओ और फटाफट से ये आग जो है बुझाओ। ठीक है, तो ये किसने बताया, ये मैनेजर ने ही बोल दिया। मैनेजर हैव द अथॉरिटी, वहां कुछ गलत नहीं हो रहा है तो जो मैनेजर है उसके पास कुछ अथॉरिटी होती है, वो क्या करता है, डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। वो बाद में क्या करेगा, डायरेक्टर को बता देगा कि भाई ये सब काम हुआ था, लेकिन उस सर्टेन टाइम पर वो वेट नहीं करेगा उनके इंस्ट्रक्शंस का। द सेम थिंग इज हियर कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बेसिकली ये हाथ जल सकता है। दैट इज वाई स्पाइनल कोड जो है वो ब्रेन के इंस्ट्रक्शंस का वेट नहीं करेगा और यहाँ पर डायरेक्टली वो नर्व को इंस्ट्रक्ट कर देगा। तो बेसिकली देखो सबसे पहले कौन था, सबसे पहले है सेंसरी नर्व। सबसे पहले कौन है, सेंसरी नर्व ने इस चीज को सेंस किया, ये कहाँ ले जाएगा, ये इसको ले जा रहा है कहाँ पर, स्पाइनल कोड तक ले जाएगा।
स्पाइनल कॉर्ड जो है वो किसको इंस्ट्रक्ट कर देगी? स्पाइनल कॉर्ड जो इंस्ट्रक्शंस देगी वो कौन लेकर आया? मोटर नर्व लेकर आती है। स्पाइनल कॉर्ड जो भी इंस्ट्रक्शंस देती है वो कौन लेकर आता है? मोटर नर्व लेकर आती है, और उसके बाद यहाँ से जो ये हाथ है ये यहाँ से हट जाता है। फाइन, और ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में होता है ताकि हाथ जो है वो जले ना। अब इसमें से एक बार देख ले क्या हुआ ये कि सबसे पहले किसने डिटेक्ट किया ये सब कुछ? ये रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया। सबसे पहले किसने डिटेक्ट किया? रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया। तो यहाँ देखो रिसेप्टर्स किस किस में आ रहा है? सबके अंदर आ रहा है रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स के बाद में क्या हुआ? रिसेप्टर्स के बाद जो सेंसरी नर्व थी वो उस सेंस को लेकर गई है आगे तक। तो यहाँ पे मसल्स है, मसल्स तो बिल्कुल नहीं करेगी ये काम, मोटर न्यूरॉन्स नहीं करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स करेंगे, सेंसरी नर्व्स करेंगी, मोटर न्यूरॉन्स यहाँ पर नहीं करेंगे। रिसेप्टर ने डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड को कह दिया, ये तो बहुत गलत बात है भैया। रिसेप्टर्स तो हमारे सपोज यहाँ पर है, ठीक है, ये इन रिसेप्टर्स को कोई चीज पता है तो वो आगे से आगे सारे रिसेप्टर्स को ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो किसको बोलेंगे? सीधा न्यूरॉन्स को कहेंगे। कौन से न्यूरॉन्स? सेंसरी न्यूरॉन्स हमेशा। तो देखो रिसेप्टर्स ने किसको कहा? सेंसरी न्यूरॉन्स को बताया। सेंसरी न्यूरॉन्स ने ये इन्फॉर्मेशन ले जाकर किसको दी? स्पाइनल कॉर्ड को दी। स्पाइनल कॉर्ड ने जो इंस्ट्रक्शंस देने थे वो किसको दिए? मोटर नर्व को दिए, मोटर न्यूरॉन्स को दिए। मोटर न्यूरॉन्स जो है अब ये किसको इंस्ट्रक्ट करेगा? ये इंस्ट्रक्ट कर देगा हमारी मसल्स को कि वहां से क्या करे? हाथ को हटा ले। बिकॉज जो मूवमेंट होता है हमारे हाथों का या हमारे पैरों का, ये मसल्स की वजह से ही हो पाता है। अगर मसल्स नहीं होगी, मसल्स के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, रिलैक्सेशन नहीं होगा, तो हमारे हैंड मूवमेंट नहीं हो पाएगा, हमारा लेग मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो मोटर न्यूरॉन्स है ये किसको इंस्ट्रक्ट करेगा? ये मसल्स को इंस्ट्रक्ट करेगा कि आप जो है वहां से क्या करें? अपना हाथ हटा ले, ताकि वो हाथ जो है वो बिल्कुल भी जले ना। फाइन, तो जब ये प्रोसेस पूरा याद होगा, पूरा रिफ्लेक्स आर्क आपको याद होगा, तो ही आप बता पाएंगे कि सीक्वेंस क्या है। डायरेक्टली सोचने से नहीं होगा, ना ही चीजें रटने से होगा। बस डायग्राम को ध्यान में रखना है, हमेशा अपने माइंड में डायग्राम को तो फिक्स कर ले कि जिस किसी का भी नाम आया उसका डायग्राम हमारे माइंड में सबसे पहले आ जाना चाहिए, सबसे पहले वो चीज क्लिक करनी चाहिए। देन उसका प्रोसेस है, उसके बाद हमारे आंसर्स तो वैसे भी निकल के आ जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। पोस्चर और बैलेंस जो होता है बॉडी का वो किसके कंट्रोल में रहता है? पोस्चर और जो बैलेंस है हमारी बॉडी का ये बेसिकली किसके कंट्रोल में रहेगा? ये सेरेबेलम के कंट्रोल में रहता है। देखो हमारी ब्रेन जो है हमारा बहुत ही डेलिकेट पार्ट होता है, बहुत ही डेलिकेट पार्ट होता है। तो उस ब्रेन के अंदर देखो क्या होता है? फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है, बहुत सारी चीजें हैं। अब इन बहुत सारी चीजों में से एक होता है सेरेबेलम। वो क्या काम करता है? तो सेरेबेलम हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने का काम करता है। उसके अलावा ये हमारे बैलेंस को बनाए रखता है बॉडी के। फाइन, सो आगे आ जाए, नेक्स्ट थिंग पे आ जाए। नेक्स्ट थिंग इज द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। मूवमेंट किसका बताना है? शूट सिस्टम का। कहाँ पर? लाइट की तरफ में, ठीक है। लाइट की तरफ जो मूवमेंट होगा शूट सिस्टम का वो आपको बताना। तो शूट सिस्टम बेसिकली क्या होता है? देखो प्लांट के अंदर जो सॉइल के अंदर का जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये रूट सिस्टम होता है। फाइन, ये क्या है? हमारा रूट सिस्टम है यहाँ पर। अब ऊपर का पोर्शन क्या है? शूट सिस्टम होता है। जब ये शूट सिस्टम लाइट की डायरेक्शन के अंदर चला जाता है, जब ये शूट सिस्टम कहाँ जाएगा? लाइट की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। कब कहते हैं? जब कोई भी जो शूट है वो किसकी तरफ चला जाएगा? सन की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। कौन सा होता है? सनफ्लावर। याद होगा, सनफ्लावर तो बिल्कुल याद होगा कि हमेशा सनफ्लावर जो है वो सन की तरफ ही देखता रहता है, वो उसको घूरता रहता है, ठीक है। तो सन की तरफ ही सनफ्लावर देखता रहता है कंटिन्यूअसली। अगर सन इस डायरेक्शन में चला गया तो सनफ्लावर भी इस डायरेक्शन में आ जाएगा, अगर सन इस डायरेक्शन में तो सनफ्लावर भी रोटेट होकर उधर चला जाएगा। फाइन, तो ये क्या हुआ? लाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाता है। इवन हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था कि एक रूम के अंदर हमने क्या किया था? एक प्लांट को रखा और एक साइड में क्या कर, तीनों साइड में उसमें क्या कर दिया हमने? अंधेरा कर दिया। लेकिन सिर्फ एक साइड थी जहां से रोशनी आ रही थी, जहां से बाहर से क्या आ रही थी? सनलाइट आ रही थी। तो पौधा जो था वो उसी डायरेक्शन के अंदर उसने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। फाइन, पौधे ने क्या किया? उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करना शुरू कर दिया। इसको हमने क्या नाम दिया था? इसको हमने कहा था फोटोट्रोपिज्म। फाइन, फोटोट्रोपिज्म कहा था। तो ये क्या होगा? शूट जब लाइट की तरफ जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? फोटोट्रोपिज्म कहेंगे। ना यहाँ पर जियोट्रोपिज्म आएगा, ना हाइड्रोट्रोपिज्म आएगा, और ना ही यहाँ पर कीमोट्रोपिज्म आएगा। फाइन, चलो, सो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखो बहुत इजी से क्वेश्चन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एमसीक्यूज है। आप चीजों को एलिमिनेट भी कर सकते हो। सपोज आपको लगता है कि नहीं ये तो आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, तो उसे तो एलिमिनेट ही कर दे कि हाँ ये तो आंसर बिल्कुल है ही नहीं। चलो
नेक्स्ट थिंग इज द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मेच्योर लीव्स। मेच्योर लीव्स का जो फॉल ऑफ होता है उसको ट्रिगर कौन करता है? एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स इज ड्यू टू। जब भी प्लांट के ऊपर कोई लीफ है, कोई पार्ट है उसका या कोई फ्रूट है, जब वो पूरा पक जाता है, जब वो अच्छे से राइपन हो जाता है, तब क्या होता है कि सारी लीव्स उसमें से गिरने लग जाती है, फ्रूट्स गिरने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? प्लांट ऐसा क्यों नहीं करता कि उसको भी अटैच करके रखे अपने साथ में? पॉसिबल तो है, प्लांट बाकी सबको भी तो अपने साथ जोड़ के रखता है, तो इन सारी लीव्स को, इन फ्रूट्स को क्यों फेंक देता है जब वो मेच्योर हो जाती है? तो बेसिकली उनके अंदर, प्लांट के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स काम करते हैं, वैसे ही प्लांट बॉडी के अंदर भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। कुछ ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो कि ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, ऑक्सिन जो है वो ग्रोथ हार्मोन है। ऑक्सिन क्या है? ग्रोथ हार्मोन है। बेसिकली ये कहाँ पर होता है? ये टिप्स के ऊपर होता है और प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करता है। प्लांट की किसको इंक्रीज करेगा? लेंथ को इंक्रीज करता है। गिबरेलिन हार्मोन है, ये कहाँ होता है? तो गिबरेलिन हार्मोन जो है वो स्टेम के साइड में होता है। उसके अलावा साइटोकाइनेंस है। साइटोकाइनेंस कहाँ होगा? साइटोकाइनेंस जो है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। एप्साइसिक एसिड है, ये किस में हेल्प करेगा? ये एप्साइज करेगा। ये क्या करेगा? हमेशा एप्साइज करेगा। किसको एप्साइज करेगा? तो जो मैच्योर लीव्स होती है उनको गिराने में, उनको फॉल ऑफ करने में कौन हेल्प करता है? एप्साइसिक एसिड हेल्प करता है। ठीक है, एप्साइसिक एसिड जो है वो ही क्या करेगा? फॉल ऑफ कर देगा सारी अनवांटेड लीव्स को, जो राइपन फ्रूट है उनको और सबको। फाइन, तो ये अपनी ग्रोथ जो है उसको स्टॉप करने का काम करता है कि बस यहाँ पर ये मैच्योर हो चुके हैं एंड दैट्स इट, अब इनको प्लांट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये वहां से क्या हो जाएंगे? दूर चले जाएंगे। फाइन, चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट थिंग पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की भी बेसिकली जो सही डायरेक्शन होती है, करेक्ट डायरेक्शन होती है, वो क्या होती है? तो देखो, हमने पढ़ा था न्यूरॉन्स के बारे में कि न्यूरॉन्स क्या होता है? नर्व सेल से। न्यूरॉन्स क्या है? नर्व सेल से। ये हमने बना दिया नर्व सेल का स्टार। अब इस स्टार के अंदर हमने क्या कहा था कि भाई ये जो इसके बाल लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हमने क्या नाम दिया था? डेंड्राइट्स कहा था। ये क्या है? हमारे डेंड्राइट्स है, ये सेल के डेंड्राइट्स हुए। फाइन, एक डेंड्राइट ऐसा होता है जो थोड़ा सा लंबा होता है, जिसको हमने क्या नाम दिया था? एक्सॉन नाम दिया था। और उस एक्सॉन के ऊपर क्या होता है? एक्सॉन के ऊपर म्यालिन शीथ होती है। एक्सॉन के ऊपर क्या होता है? म्यालिन शीथ होती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? यहाँ पर होती है नर्व एंडिंग्स। एंड वी नो वेरी वेल कि जो सेंस होता है वो कौन सेंस करता है, कौन डिटेक्ट करता है सारे सेंसेस को? सारे रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? तो बेसिकली इनके टिप्स के ऊपर होते हैं। जब भी इनको कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है तो कहाँ से मिलेगा? इनके टिप्स पे, यानी कि इन डेंड्राइट से मिलेगा। इंस्ट्रक्शन जब भी मिलेगा किससे मिलेगा? इन डेंड्राइट से मिलेगा। डेंड्राइट्स के थ्रू वो कहा जाएगा, डेंड्राइट्स के थ्रू वो जाएगा सेल बॉडी, और उसके बाद कहा जाएगा इस एक्सॉन के अंदर चला जाएगा, और एक्सॉन में जाने के बाद कहाँ आ जाएगा? नर्व एंडिंग्स पे आ जाएगा। फाइन, नर्व एंडिंग्स पे क्या होता है? सिनेप्स होते हैं। नर्व एंडिंग्स जो होती है वो बिल्कुल ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको कि कहीं पर रखा जा सके, थोड़ा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ये जो नर्व एंडिंग्स है, ये नर्व एंडिंग्स किससे कनेक्टेड होती है? ये नर्व एंडिंग्स किसी दूसरे सेल के डेंड्राइट से कनेक्टेड होती है। एक और हम सेल बना लेते हैं, ये इसका एक्सॉन हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो जाएंगे म्यालिन शीथ एंड इसके ऊपर ये हो गए हमारे डेंड्राइट्स। अब क्या होता है कि जो डेंड्राइट्स होते हैं ये इसकी नर्व एंडिंग से कनेक्टेड होते हैं। किसकी नर्व एंडिंग से कनेक्टेड होंगे? इन दोनों की। ये जो है ये इससे कनेक्टेड हो सकता है, ये हो सकता है कि इससे कनेक्टेड हो, ये हो सकता है कि इससे कनेक्टेड हो, ये हो सकता है कि इससे कनेक्टेड हो। तो ये क्या होता है कि जो एक न्यूरॉन की, एक नर्व सेल का जो नर्व एंडिंग है और जो दूसरे सेल का डेंड्राइट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, और हमेशा जो फ्लो होगा इलेक्ट्रिक इम्पल्स का वो इस डायरेक्शन के अंदर होगा। फाइन, तो यहाँ पर चेक कर ले किस डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ एक बार देखें, बैक साइड से आए नर्व इम्पल्स, इंस्ट्रक्शंस आए और उसके बाद वो आगे जा रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। पीछे की साइड से कभी भी इंस्ट्रक्शंस नहीं आएंगे। हमेशा जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होगा वो डेंड्राइट के थ्रू ही आगे जाने वाला है। फाइन, नर्व एंडिंग के थ्रू नहीं जाएगा। डेंड्राइट से होते हुए जाएगा एक्सॉन, एक्सॉन से होते हुए जाएगा नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग के बाद में अगेन एक दूसरा कोई न्यूरॉन होगा और उस दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होते हैं वहां पर वो क्या करेगा? सारी इंफॉर्मेशन को आगे दे देगा, यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को आगे ट्रांसफर कर देगा। फाइन, तो यहाँ देख ले, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ बैक साइड से आ रहा है अगेन, तो ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पर देख लो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये डेंड्राइट है, डेंड्राइट से कहा गया एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग से अगेन डेंड्राइट, डेंड्राइट से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग। हाँ, ये ठीक है, ये जो हमने अभी पढ़ा था ये वही है।
यहाँ चेक कर ले, ये तो कनेक्टेड ही गलत हो रखे हैं, उल्टे कनेक्टेड है, तो ये तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। नहीं याद रहे तो इतना जरूर याद रखना कि हमेशा ये स्ट्रेट जुड़ेंगे, हमेशा स्ट्रेट जुड़ेंगे, ये एक सिंगल लाइन के अंदर होंगे। जैसे आप स्कूल के अंदर असेंबली में जाते हो तो लाइन फॉर्म करते हो, तो एक तरफ जिसका फेस होता है बाकी सारे स्टूडेंट्स का फेस भी तो उसी डायरेक्शन में होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि एक स्टूडेंट का फेस जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, दूसरे स्टूडेंट का फेस सामने वाले डायरेक्शन में होगा। नहीं, हमेशा सारे स्टूडेंट्स का फेस जो होता है वो एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर होता है। तो वैसे ही जब हम न्यूरॉन्स की बात करेंगे तो सारे जो उनके फेसेस होंगे वो एक साइड में होंगे। अब यहाँ देखो दोनों अपोजिट है तो ये तो पहले एलिमिनेट हो गया, यहाँ दोनों अपोजिट है पहले एलिमिनेट हो गया, बचे कौन, ये दो। अब चेक कर ले, और अब हमको पता है कि बिल्कुल सीधा जाता है, मतलब पहले कौन आएगा, पहले आएगा डेंड्राइट, डेंड्राइट के बाद ये एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग से किसी दूसरे सेल का डेंड्राइट, देन अगेन एक्सॉन और उसके बाद अगेन नर्व एंडिंग। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक इंपल्स होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ पाते हैं। चलो, स्ट्रक्चर देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। कई बार ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हमें लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, ये बहुत ज्यादा इजी हुआ करते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डॉक्टर एडवाइज्ड अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज, एक डॉक्टर ने एडवाइस किया है एक पर्सन को कि आपको क्या करना है, इंसुलिन का इंजेक्शन लेना है। क्यों कहा है ये, तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि इंसुलिन बेसिकली क्या होता है। इंसुलिन इज एन हार्मोन, इंसुलिन इज अ हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन होता है, ये हार्मोन है, ये कहाँ से रिलीज होता है, ये हार्मोन रिलीज होता है हमारे पैंक्रियाज से। कहाँ से रिलीज होता है, ये हमारे पैंक्रियाज से रिलीज होता है। बेसिकली जो हमारा पैंक्रियाज है वो पैंक्रियाटिक जूस देता है, जिसकी वजह से जो हमारा फूड का डाइजेशन है वो थोड़ा और इजी हो जाता है। फाइन, लेकिन ये पैंक्रियाज साथ ही साथ में एक हार्मोन भी रिलीज करता है, बिकॉज ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है जो अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डाल देती है, ठीक है, विदाउट एनी डक्ट। तो ये किसमें, पैंक्रियाज से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, पैंक्रियाज से रिलीज होता है हमारा इंसुलिन हार्मोन। अब ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये बेसिकली क्या काम करता है, तो ये शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने का काम करता है। क्या करेगा, ये शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने का काम करता है। तो इसका हाई ब्लड प्रेशर, इसका ब्लड प्रेशर क्या लो हो गया था उस पर्सन का, इसलिए डॉक्टर ने कहा था इंसुलिन का, तो नहीं, हमने तो अभी क्या कहा कि शुगर लेवल से कुछ कनेक्टेड है ये। फिर हमने कहा हार्ट बीट जो है वो स्लो हो गई थी, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम गॉइटर, गॉइटर से सफरिंग था, बिल्कुल नहीं, गॉइटर का मतलब होता है कि किसी की गर्दन का फूल जाना, तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं था। हाँ, हिज शुगर लेवल इन ब्लड वॉज हाई, यस इट विल बी आंसर। क्या है ये, उसका शुगर लेवल जो था वो ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा हाई था। डू यू नो कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको कंटिन्यूअसली दिन में 2 से 3 बार इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। ये तो हमने कई बार सुना है कि डायबिटिक पेशेंट्स को स्टार्टिंग में तो एक इंजेक्शन लगे जाते हैं, देन फिर 2 बार भी लगते हैं दिन में, और उसके बाद एक दिन के अंदर 3-3 बार भी इंजेक्शन उनको लगाए जाते हैं, और वो रोज इंजेक्शन लेते हैं। क्यों लेते हैं, बिकॉज उनकी बॉडी क्या हो चुकी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है। अब इंसुलिन जो है वो प्रॉपरली या तो सिक्रेट नहीं हो रहा है, और अगर सिक्रेट हो रहा है तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। दैट इज वाई जो इंसुलिन है जब ये काम ही नहीं करेगा या जब ये सेक्रेट ही नहीं होगा, पैंक्रियास हो सकता है किसी रीजन से ये इंसुलिन हार्मोन को सेक्रेट नहीं कर रहा है, जब इंसुलिन हमारी बॉडी में सेक्रेट नहीं होगा तो हमारी बॉडी का जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा शुगर लेवल होगा उतना ही ज्यादा हमें क्या हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। दैट इज वाई कहा जाता है कि शक्कर को कम लेना है, पूरी बॉडी का ध्यान रखना है और बैलेंस डाइट लेनी है, ताकि हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो खराब ना हो, सारे ही पार्ट जो है अपने प्रॉपरली उनका फंक्शन जो है वो करते रहे। अगर एक भी पार्ट अपना काम नहीं करेगा तो बहुत गड़बड़ होने वाली है, बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिजीज जरूर रहेगी। दैट इज वाई कहा जाता है कि हमेशा क्या करना है, बैलेंस डाइट लेनी है और अपनी बॉडी की एक भी पार्ट को नाराज नहीं करना है। जिसको नाराज कर देंगे उसकी बीमारियां शुरू हो जाएंगी। चलो, सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, और अब नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे कि हमें मीठा कम खाना है, ताकि हमारी बॉडी में जो पैंक्रियाज है वो बहुत आसानी से इंसुलिन को एडिक्वेट क्वांटिटी में सिक्रेट करता रहे, ताकि हमें डायबिटीज ना हो जाए। सो come to the next question. Next question is which of the following endocrine glands is unpaired? कौन सी ऐसी endocrine gland है जो कि अभी unpaired है, जो पेयर के अंदर बिल्कुल भी नहीं है? एड्रिनल, क्या एड्रिनल ग्लैंड है? तो नहीं, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है, किडनी के जस्ट ऊपर की साइड में होती है। तो वी हैव 2 किडनीज, और दोनों किडनीज के ऊपर कौन है, एड्रिनल ग्लैंड है। इसका मतलब ये कितनी होगी, ये कितनी हो रही है हमारे पास में, ये होती है 2, ठीक है, तो ये तो पेयर में होती है। टेस्टीज ले लो, किस में होते हैं टेस्टीज, तो मेल के अंदर होते हैं, मेल बॉडी के अंदर टेस्टीज होते हैं, जो बॉडी से थोड़ा सा बाहर की तरफ होते हैं और स्क्रोटम के अंदर लटके हुए होते हैं। ये भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। उसके अलावा अगर हम ओवरी की बात करें तो हमको पता है, हमने देखा था एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा था हमने,
कौन सा स्ट्रक्चर, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखा था जहां पर यहाँ पे क्या था, यहाँ पर ये जो दो गोले थे इनको हमने क्या नाम दिया था, ओवरीज नाम दिया था, इनको हमने क्या नाम दिया, ओवरीज नाम दिया था। तो ओवरी भी कितनी होती है, 2 होती है। बट एक जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमेशा सिंगल होती है, हमारे ब्रेन के अंदर होती है, ठीक है, हमारे सिर के अंदर होती है, लाइक स्कल के अंदर प्रेजेंट होती है, यहाँ कहीं पे होगी, देखो जहाँ यहाँ कहीं पे आपको पता होगा एक फूल गोभी जो स्ट्रक्चर होता है उसके आसपास में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज द मास्टर ग्लैंड, और ये सिंगल ही होती है, 2 नहीं होती है। फाइन, तो ये क्या है, ये एक ही होती है यानी कि अनपेयर्ड है, और ये क्या है, मास्टर ग्लैंड भी है। इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज ये सारे ही ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करती है, कब कोई जो कब कोई ग्लैंड जो हार्मोन्स को रिलीज करेगी, कब कोई ग्लैंड जो है वो हार्मोन को कम कर देगी, तो ये सब का काम कौन करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कैसी होती है, सिंगल होती है, यानी कि ये अनपेयर्ड है। ये कैसी है, ये अनपेयर्ड है। बाकी सब कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं, मतलब कि वो दो दो के पेयर बनाकर रहते हैं, इनके दोस्त है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड के कोई भी दोस्त नहीं है। फाइन, चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ ट्रॉपिक मूवमेंट, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है और उसको एग्जांपल से बताना है। देखो प्लांट बॉडी के अंदर हमने ये सारी चीजें देख रखी है कि जैसे ही प्लांट बॉडी को सनलाइट मिलती है तो प्लांट बॉडी क्या करती है, सनलाइट की तरफ मूव करने लगती है। और हमको ये भी पता है कि शूट सिस्टम जो होता है प्लांट का वो हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में ग्रो करता है, वो नीचे की डायरेक्शन में ग्रोथ करता है। उसके अलावा हमें पता है कि जो रूट सिस्टम होता है जहां पर भी उसको कहीं पानी नजर आएगा वो क्या करेगा, पानी की तरफ में मूव ऑन कर लेगा, पानी की तरफ चला जाएगा। कई बार होता है कि अंडरग्राउंड के अंदर पानी होता है लेकिन हम ऊपर से उनका इरिगेशन नहीं कर रहे, तो रूट्स कहाँ तक चली जाती है, पूरे पानी तक चली जाती है, नीचे तक चली जाती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एक और चीज होती है क्या, फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर के अंदर जो पोलिन ग्रेन्स होते हैं वो हमेशा जाकर किसके ऊपर गिरते हैं, स्टिग्मा के ऊपर ही गिरते हैं। वो और कहीं नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर ही जाते हैं। तो ये कौन सा मूवमेंट हो गया, ये सारे मूवमेंट क्या है, ये ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं। ये सारे मूवमेंट क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स हमने देखे हैं, ये सब क्या है हमारे, ये एग्जांपल्स किसके हैं, ये ट्रॉपिक मूवमेंट के ही एग्जांपल है। द फर्स्ट थिंग फोटोट्रॉपिज्म, ये हमने देखा है। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है कि जब भी कोई प्लांट जो है वो लाइट की डायरेक्शन में देखेगा, लाइट को देखेगा तो वो हमेशा लाइट की डायरेक्शन में मूव कर जाता है। क्यों कर जाता है हमको पता है, बिकॉज ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन होता है और उस हार्मोन की वजह से ही क्या होगा कि जो भी प्लांट होगा वो हमेशा किसकी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, वो हमेशा सन की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, इसे हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। सेकेंड थिंग पे आ जाओ, दैट इज थिग्मोट्रॉपिज्म। आपने देखा होगा कि जो अंगूर की जो बेल होती है या जो क्लाइंबर्स होते हैं, उन क्लाइंबर्स की जो लीव्स होती है एकदम पहले तो एक कहते हैं ना धागे की फॉर्म में आती है, जहां पर कहीं पर उनको सपोर्ट मिलेगा वो वहां पर क्या होगा, लपेट जाएंगी। ठीक है, वहां पर वो अपने आप को क्या करेंगे, लपेट लेंगी। तो उसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। इसको हम क्या कहते हैं, थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट थिंग इसकी हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब होता है कि जहां पर पानी ज्यादा मिलेगा, जो रूट्स है हमारी वो उसी की डायरेक्शन में चली जाएगी, जहां पर पानी मिला वहां पर ही रूट्स हमारी जो है उस डायरेक्शन के अंदर मूव कर गई। फाइन, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पर रखा है पानी, एक बकेट के अंदर क्या रख दिया, पानी रख दिया है, उस बकेट के अंदर कर दिया हमने होल, तो थोड़ा थोड़ा सा क्या होगा, आसपास में मॉइस्चर होगा। तो ये जो रूट्स है जिनको अभी तक पानी नहीं मिल रहा था, ये रूट्स कहाँ चली जाएंगी, इसकी तरफ मुड़ जाएंगी। फाइन, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट थिंग इज जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है, देखो इसके अंदर क्या है, ये जो हमारा गमला है इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, जो इसका शूट सिस्टम है वो तो ऊपर की तरफ चला गया। शूट सिस्टम हमेशा कहाँ जाता है, ऊपर के डायरेक्शन में जाता है। तो जैसे ही हमने इसको टेढ़ा कर दिया तो क्या हुआ, शूट सिस्टम जो था वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करने लग गया। लेकिन जो रूट सिस्टम है वो रूट सिस्टम कहाँ जाएगा, देखो रूट सिस्टम किस डायरेक्शन में आ रहा है, नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में जा रहा है। जो शूट सिस्टम है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से दूर भाग रहा है, लेकिन जो रूट सिस्टम है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के पास की तरफ आ रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। जो रूट्स होती है, रूट्स क्या करती है, रूट्स पॉजिटिव, रूट्स जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करती है, और जो शूट है वो क्या करेगा, जियोट्रॉपिज्म। जो शूट है वो क्या करेगा, वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करेगा, बिकॉज वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ नहीं जाएगा, वो उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव कर जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म मतलब क्या है, एक फ्लावर जो होता है उसके अंदर हमेशा जो पोलिन ग्रेन्स होते हैं वो हमेशा हमेशा जाके कहाँ रुकेंगे,
वो हमेशा उस स्टिग्मा के ऊपर, जो फीमेल पार्ट होता है उसके स्टिग्मा के ऊपर ही चले जाएंगे, उसके अलावा वो कहीं नहीं जाएंगे। बिकॉज जो स्टिग्मा है यानी जो फीमेल पार्ट होता है वो एक तरह का केमिकल रिलीज करता है जिसकी वजह से पोलिंग ग्रेन्स वहां पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कीमोट्रोपिज्म, बिकॉज ये केमिकल की वजह से होता है। एंड उसके बाद आते हैं हमारे नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट का मतलब कहीं पे सपोज टच कर दिया हमने तो वहां पर क्या होगा, लीव्स जो है वो फोल्ड हो जाएंगे, दैट इज अ नेस्टिक मूवमेंट। यहाँ पर हमने अभी क्या देखा, हमने देखा ट्रॉपिक मूवमेंट, जो कोई एक चीज ऐसी है जो उसको हमेशा ट्रिगर कर रही है और उस ट्रिगर की वजह से ही क्या होता है, वो जो प्लांट है वो उसकी डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाता है। फाइन, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। चले, डायरेक्शनल ग्रोथ होती है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ इनटेक ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट इज लो। अगर हम हमारी डाइट के अंदर आयोडीन का इंटेक बिल्कुल कम कर दें, बिल्कुल ही कम कर दें अगर आयोडीन का इंटेक, तो फिर क्या होगा। तो बेसिकली जो ये आयोडीन होता है ये क्या काम करता है, तो आयोडीन हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है, थायरॉक्सिन ग्लैंड होती है, ठीक है, सॉरी थायराइड ग्लैंड होती है, थायरॉक्सिन नहीं है, थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड है। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी यहाँ नेक एरिया के अंदर होती है, तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ये आयोडीन की हेल्प से ही क्या करती है, अपने हार्मोन को सेक्रेट करती है। इसका कौन सा हार्मोन होता है, थायराइड ग्लैंड का थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। थायराइड ग्लैंड का कौन सा हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन किसकी वजह से सेक्रेट होता है, आयोडीन की वजह से सेक्रेट हो पाता है और इजीली उसका यूटिलाइज भी कर लिया जाता है। लेकिन अगर आयोडीन की ही कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर तो वहां पे क्या होगा कि ये जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाला जो ये हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये रिलीज ही नहीं होगा, ये सेक्रेट ही नहीं होगा या इसका फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो ये थायराइड ग्लैंड है ये फूल जाएगी। थायराइड ग्लैंड क्या होगी, फूल जाएगी। और ये फूलेगी इसका मतलब क्या हुआ, ये नेक एरिया जो है ये फूल जाता है। तो जो नेक एरिया अगर किसी का इस तरह से फूला हुआ नजर आए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसकी बॉडी के अंदर क्या है, आयोडीन की कमी है, उसको आयोडीन की अभी रिक्वायरमेंट है। फाइन, और इसी को हम क्या कहते हैं, गॉइटर भी कहते हैं। इसी को हमने क्या नाम दे दिया है, इसी को हमने नाम दिया है गॉइटर। इसको ही हम क्या कहते हैं, गॉइटर कहते हैं। गॉइटर इज अ डिजीज, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, देखो यहाँ पर ये गले के अंदर देखो ये बटरफ्लाई लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये कौन है, ये है थायराइड। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड किसकी वजह से बड़ी हो जाती है, आयोडीन की कमी से बड़ी हो जाती है। आयोडीन की अगर कमी होगी तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो सिक्रेट नहीं होगा और थायराइड ग्लैंड जो है वो फूल जाएंगी। जब वो फूलेंगी तो धीरे धीरे उसने क्या कर दिया, इसकी गर्दन को फुला दिया, तो इसे हमने क्या नाम दे दिया, गॉइटर नाम दे दिया। फाइन, तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, गॉइटर हो सकता है। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग। अब हमें इनका आंसर देना है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, ठीक है, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, उनका आंसर देना है हमको एक एक करके। Which hormone is responsible for the changes noticed in females at puberty? प्यूबर्टी के टाइम पर जो फीमेल होती है उनके अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं वो किस हार्मोन की वजह से होते हैं। देखो, वी नो वेरी वेल कि कुछ हमारा क्या है, नर्व इम्पल्स होती है। नर्व इम्पल्स की वजह से पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो सिग्नल्स है वो जाते रहते हैं या इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है हमारे ब्रेन को और उससे काम हो रहा है, ठीक है। तो हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि हार्मोन्स ही कंट्रोल कर पाते हैं। तो वो जो हार्मोन्स है वो कौन सिक्रेट करता है, किसकी बॉडी में कौन सा सिक्रेट होता है, कौन सा हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होगा, क्या वह करेगा, ये सारी चीजें वैसे तो हमने पढ़ ली थी लेकिन हम इसके साथ साथ थोड़ा सा देख भी लेते हैं। फाइन, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस नोटिस्ड इन फीमेल्स एट प्यूबर्टी। सो यू नो वेरी वेल व्हाट इज प्यूबर्टी। इट इज द एज जहां पर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं एंड बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं। लाइक फीमेल बॉडी, मेल बॉडी दोनों के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस क्या करते हैं, हमें डिफ्रेंशिएट करते हैं। फीमेल्स के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, तो उनकी आवाज जो है वो थोड़ी सी कहता है तीखी होने लगती है या बहुत सॉफ्ट सी होने लग जाती है। उसके अलावा अगर देखें चेस्ट एरिया बढ़ जाता है, प्यूबिक हेयर्स आने लगते हैं, आर्मपिट हेयर्स आने लग जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि प्यूबर्टी के अंदर चेंज होती है। फाइन, तो ये जो प्यूबर्टी के टाइम पे इतना चेंजेस हो रहे हैं, वो इतने चेंजेस क्यों हो रहे हैं, डायरेक्टली तो नहीं होंगे। हमारे ब्रेन को नहीं पता है ना कि हाँ चलो ठीक है आज से ही चेंजेस करना शुरू कर दो, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो एक सर्टेन एज आने के बाद में क्या हो गया, एक सर्टेन एज आने के बाद में हमारी बॉडी को ये समझ में आ गया कि अच्छा अब हमें इस हार्मोन की रिक्वायरमेंट है। तो जो ग्लैंड है उसको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि भैया इतने टाइम तो आप शांति से बैठे थे, बिकॉज हमने आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे। विदाउट इंस्ट्रक्शन आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब हम आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि भैया आप ये काम करो कि आप ये वाला हार्मोन जो है वो सिक्रेट करो।
तो जब वो हार्मोन सेक्रेट होने लगेगा तो बॉडी के अंदर होने शुरू हो जाएंगे बहुत सारे चेंजेस। एंड वी नो वेरी वेल कि अगर हम मेल्स और फीमेल दोनों की अगर बात करें तो मेल के अंदर ऐसा एक हार्मोन होता है, कौन सा होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है। और अगर हम फीमेल्स की बात कर ले तो फीमेल्स के अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। फीमेल्स के अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है, और वो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है प्यूबर्टी के टाइम पे बहुत सारे चेंजेस के लिए। तो बॉडी के अंदर फीमेल बॉडी में जितने भी चेंजेस होते हैं, चाहे मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाता है, चाहे आवाज में चेंज हो गया, चाहे बॉडी शेप में चेंज हो गया, पूरा बॉडी जो है वो कर्व स्ट्रक्चर बन चुकी है, चाहे कोई चेस्ट एरिया बढ़ जाए, चाहे हेयर्स आने लग जाए बॉडी के ऊपर, लेकिन फिर भी ये सारा किसकी वजह से हो रहा है, ये सारा हो रहा है एस्ट्रोजन की वजह से। बिकॉज फीमेल्स के अंदर क्या हुआ, फीमेल्स के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओवरीज को इंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया। क्या करा, इंस्ट्रक्ट किया। इंस्ट्रक्ट करने से क्या होगा, इंस्ट्रक्ट करने से ये होगा कि हार्मोन सिक्रेट होना शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ जो गर्ल्स होती है उनके अंदर मेंस्ट्रुअल भी स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज वहां पर एग जो है वो भी धीरे धीरे मैच्योर होने के बाद में बॉडी उसमें से बाहर आने, ओवरी में से बाहर आने लग जाते हैं। फाइन, चलो नेक्स्ट थिंग इज ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म का मतलब क्या होता है, किसी का शॉर्ट रह जाना, किसी का बहुत छोटा सा रह जाना। रिजल्ट्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। ड्वार्फिज्म जो है ये कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है, ड्वार्फिज्म कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी से हो रहा है, तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, वो ग्रोथ हार्मोन को सेक्रेट करती है। तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो डिसाइड करता है कि भाई हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो कितनी होने वाली है। ठीक है, हमारी बॉडी की ग्रोथ कितनी होगी, बड़े होंगे, छोटे होंगे, बौने हो जाएंगे, ये कौन डिसाइड करता है, ये ग्रोथ हार्मोन डिसाइड करते हैं। तो किसी पर्टिकुलर इंसान की बॉडी में, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अगर ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये कम सिक्रेट हुआ है एक एडिक्वेट क्वांटिटी से, अगर ये ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रेट हुआ है तो उसके डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो पाती, और अगर उसकी ग्रोथ नहीं होगी तो क्या होगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा, यानी वो जो पर्सन है वो बहुत छोटा सा रह जाएगा, जिसको हम कहते हैं बौना। तो ये बौना होना जो है, या ये छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, इसमें हमारा हाथ नहीं है। तो जो हम ये मजाक बनाते रहते हैं ना किसी का भी कि हाँ ये तो बहुत छोटा है, नहीं, इतना मजाक नहीं बनाना होता है। क्यों नहीं बनाना है, बिकॉज उनके हाथ में नहीं है, ये उनकी बॉडी अपने आप कंट्रोल कर रही है, ये उनकी बॉडी के हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। और लोग कई बार होता है कि दवाइयां लेते हैं चीजों की, तो दवाइयां तो मतलब ही नहीं होता, हमें जितना हो सके ना दवाइयों को तो दूर ही रखना है। बिकॉज ये सारी चीजें जो है ये अपने आप होती है, आपकी बॉडी के हार्मोन, हर एक पर्टिकुलर बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट क्वांटिटी में सिक्रेट होते हैं, किसी के ज्यादा हो जाते हैं, किसी के कम हो जाते हैं। तो अगर ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये लिमिटेड एडिक्वेट क्वांटिटी में होता है तब तक तो नॉर्मल रहती है सबकी हाइट, लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम हो गया तो कम होते ही क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा। अगर ग्रोथ हार्मोन जो है वो ज्यादा सिक्रेट हो गया तब क्या होगा, तो ज्यादा सिक्रेट होने के टाइम पर जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। कई बार हम देखते हैं ना कि बहुत अरे वाह लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी है, तो वो इतने लंबे चौड़े इतने हट्टे कट्टे क्यों हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। फाइन, चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। दैट इज ब्लड शुगर लेवल राइजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। ब्लड शुगर लेवल जो है वो कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी से बढ़ जाता है। अभी हमने देखा था कि डायबिटिक पेशेंट जो होता है जिनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा होता है, वो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज उनकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन हार्मोन है वो बहुत ही कम है। जो हमारा पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज क्या कर रहा है, पेंक्रियाज ने इंसुलिन को सिक्रेट करना बंद कर दिया या बहुत ही कम कर दिया। तो जब पेंक्रियाज जो है इंसुलिन को सिक्रेट नहीं करेगा तो ये शुगर लेवल को कंट्रोल में नहीं ला पाएगा, और जब हमारी बॉडी का शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आएगा तब तो हमें क्या हो जाएगी, डायबिटीज हो सकती है। दैट इज वाई डायबिटीज से बचने के लिए क्या जरूरी है, इंसुलिन बहुत जरूरी है। तो जिस भी किसी पर्सन को अगर डायबिटीज हो जाती है या कोई अगर डायबिटिक पर्सन है तो आपने देखा होगा बहुत रोज के इंजेक्शन होते हैं, तो उन इंजेक्शन में क्या होता है, इंसुलिन होता है, यानी कि उनको क्या दिया जा रहा है, इंसुलिन दिया जा रहा है कि भाई आपकी बॉडी के अंदर जितना भी शुगर लेवल है वो ये इंसुलिन क्या करेगा, ये उनको बिल्कुल कंट्रोल में ले आएगा। भले ही आपकी बॉडी ने सिक्रेट नहीं किया, लेकिन क्या हुआ, हमने एक्सटर्नली आपकी बॉडी के अंदर क्या डाल दिया, इंसुलिन प्रोवाइड कर दिया। चलो नेक्स्ट थिंग इज आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसाइज ऑफ विच हार्मोन। आयोडीन जो है कौन से हार्मोन के सिंथेसाइज के लिए हेल्प करता है, अभी बताया था थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड एक थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती है। तो अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो सिक्रेट नहीं होगा। तो किसके सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसाइज नहीं हो रहा है अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अगर आयोडीन लिमिटेड क्वांटिटी में है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही ये ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा
आयोडीन जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में हो जाएगा। वैसे ही क्या होगा, जो थायराइड ग्लैंड है वो फूलने लग जाएगी और ये गॉइटर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के मेजर पार्ट्स क्या होते हैं, तो हमको पता है कि ब्रेन के अंदर क्या क्या है। तो ये रहा हमारा ब्रेन, हमने ये बहुत बार देखा हुआ है। वॉलनट वाला स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा। तो जो हमारा वॉलनट होता है वो भी तो कुछ इस टाइप का ही नजर आता है। फाइन, तो ये क्या है हमारा ब्रेन। इस ब्रेन के बहुत सारे मेजर पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो ये जो हमको बहुत ऐसे लाइन लाइन जैसा कुछ दिख रहा है कि ठीक है कोई ऐसी चीज थी जिसको क्या कर दिया, दबा दबा के भर दिया है किसी बॉक्स के अंदर, उस टाइप का जो ये हमें स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं सेरेब्रम। ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे, सेरेब्रम कहेंगे। और ये जो सेरेब्रम है ये किस में आता है, ये फोर ब्रेन के अंदर आता है। ये किस में आता है, फोर ब्रेन के अंदर आता है। तो ये जो बड़ा सा ये जो पार्ट है ये क्या करता है, ये थिंकिंग वाला पोर्शन है। हमारे ब्रेन का जो मेजर पोर्शन है वो किसका है, वो थिंकिंग वाला पोर्शन है, कि हम सोचते कैसे, हम चीजों को याद कैसे रखते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ आती है, ये इस फोर ब्रेन के अंदर आती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, मिड ब्रेन भी आता है। मिड ब्रेन, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये क्या है, मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के बाद में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक और होता है हिंड ब्रेन। एक और क्या होता है, हिंड ब्रेन होता है, जो कि हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। इनवॉलंटरी एक्शंस का मतलब क्या हुआ, इनवॉलंटरी एक्शंस का मतलब हुआ कि जो कि हमारी विल पे काम नहीं करते। अब हमारा ब्लड प्रेशर है, क्या ये हमारी मर्जी पे काम करता है, नहीं करता है। हार्ट बीट है हमारी, कभी रोक सकते हैं क्या उसको कि भैया एक काम करो आधे घंटे का रेस्ट ले लो, हम भी तब तक अपना काम कर लेते हैं, पॉसिबल है, नहीं है। तो दीज आर द इनवॉलंटरी एक्शंस जिसका हमारे ऊपर कोई हमारा जो है उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ना हम उनको रोक सकते हैं, ना हम उनको बढ़ा सकते हैं, ना हम उनको थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। क्लियर है। चलो देखो, उसके अलावा क्या होती है, हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस के बाद में कौन है, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये जो हमारी ग्लैंड नजर आ रही है छोटी सी, ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब ये जो आपको फूल गोभी जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको तो बिल्कुल ना भूले, ये क्या है, ये है सेरेबेलम। ये क्या है, सेरेबेलम है। और हमने अभी देखा था कि सेरेबेलम क्या करता है, देखा था अभी। चलो, ये सेरेबेलम है, जो फूल गोभी जैसा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये सेरेबेलम क्या करेगा, आपकी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करेगा, प्लस हमारी बॉडी के बैलेंस को बनाए रखता है। अब हम चलते हैं, हमारी बॉडी जो है इजीली खड़ी हो पा रही है, तो ये इतना जो बैलेंस हो रहा है ये किसकी वजह से होता है, ये बैलेंस जो है ये सेरेबेलम की वजह से ही हो पा रहा है। वरना हमारी बॉडी इतना बैलेंस फॉर्म में नहीं चल पाती, इतना बैलेंस फॉर्म में हम उसको यूटिलाइज भी नहीं कर पाते अगर सेरेबेलम नहीं होता तो। फाइन, एक आता है हमारे इसके अंदर, देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है क्या, ये पॉन्स है। और पॉन्स के नीचे आएंगे तो क्या है, मेडुला ऑब्लोगेंटा। और इसके बाद ये जो आपको बिल्कुल एक रस्सी टाइप कुछ नजर आ रहा है कि कुछ एक नर्व है जो बाहर जा रही है, इसको हम कहते हैं स्पाइनल कोड। ये जो स्पाइनल कोड है ये वर्टेब्रल कॉलम के अंदर सेव रहती है। मतलब ये जो स्पाइनल कोड है ये बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत डेलिकेट है। तो इतना ज्यादा डेलिकेट है तो इसको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। प्रोटेक्शन कौन देगा, तो हमारी बैकबोन। जो हमारी बैकबोन है, जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है, वो 33 पेयर से बना होता है, मतलब 33 बोन से बना होता है। तो ये सारी बोन्स के अंदर क्या होता है, बोन्स जो इस तरह का स्ट्रक्चर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जो कि होलो होता है। और उस होलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कौन होता है, हमारा स्पाइनल कोड होता है, बिकॉज ये बहुत डेलिकेट ऑर्गन है। तो इसको प्रोटेक्शन कौन देगा, हमारा वर्टेब्रल कॉलम देगा। फाइन, अब ये हमारा जो ब्रेन है ये बेसिकली रहता किस में है, तो इसका घर है हमारा ये स्कल, हमारी जो खोपड़ी है स्कल है, ये क्या है, हमारे ब्रेन का घर है। अब ये ब्रेन हमारा इसके अंदर रहता है। उसके अलावा जो ये ब्रेन है, अब देखो ये जो ब्रेन है हमारा, अगर ये उस खोपड़ी के अंदर है यानी किसी बॉक्स के अंदर है तो क्या होगा, हिलते हिलते कहीं हिल जाना चाहिए था, कहीं और चले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये अपनी जगह पर फिक्स्ड है। क्यों है, बिकॉज यहाँ बीच के अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, और वो फ्लूइड क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फाइन, तो एक बार फिर हम इसके वर्क देख ले, कौन क्या कर रहा है। देखो फोर ब्रेन क्या करता है, हमारा थिंकिंग वाला पोर्शन है। एज आई टोल्ड यू कि ये हमारा थिंकिंग पार्ट है, जो मेजर थिंकिंग वाला पार्ट होता है वो कौन है, फोर ब्रेन होता है। ये वो रीजन है जहां पर सेंसरी इंपल्सेस जो है आते हैं वेरियस रिसेप्टर्स से। उसके अलावा सेपरेट एरियाज होते हैं फोर ब्रेन के अंदर जो हियरिंग में काम आते हैं, स्मेल के लिए काम आते हैं, साइट के लिए आते हैं, और बहुत सारी चीजों को मेमोराइज करने के काम में आते हैं। तो इन सब के लिए फोर ब्रेन के अंदर बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स बना रखे। तो इतना बड़ा जो हमारा फोर ब्रेन है वो पूरा एक काम नहीं करता, उसके अंदर भी पार्ट्स, डिपार्टमेंट्स हमने बना के रखे हैं। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है, ये क्या कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी एक्शंस। एज आई टोल्ड यू कि इनवॉलंटरी एक्शंस का मतलब जो कि हमारे विल के अंदर नहीं होते हैं, जो हमारे कंट्रोल के अंदर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। सेरेबेलम जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वॉलंटरी एक्शंस के लिए, जो कि हमारे कंट्रोल में होंगे, हमारी बॉडी का पोस्चर हो गया, हमारी बॉडी का बैलेंस हो गया। सेरेब्रम है, ये सेंसरी प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेडुला ऑब्लोगेंटा है, ये इनवॉलंटरी फंक्शंस के लिए होता है। पोन्स जो है वो रेस्पिरेशन और
इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, बेसिकली सेंसेशंस को कंट्रोल करता है, टच हो गया, पेन हो गया। हाइपोथैलेमस है ये हमारे नींद को, ये सबसे अच्छा है। ये क्या करता है, हमारे स्लीप और वेक साइकिल को, यानी कि हम कब सोएंगे, कब उठ रहे हैं, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। एंड हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। फाइन, हाइपोथैलेमस क्या होता है, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। व्हाट इज द, हु इज द मास्टर ग्लैंड, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये क्या है, ये उसका भी मास्टर है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट थिंग पे आ जाओ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये हमने पढ़ा था, ये हमने कब पढ़ा था, जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था। हमने कहा था कि भाई एक तो हमारा होता है नर्व इम्पल्स और एक होता है हमारा हार्मोनल, ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। तो हमने कहा था कि नर्व इम्पल्स जो होता है उसके अंदर नर्वस सिस्टम होता है, और नर्वस सिस्टम जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी होता है। सेंट्रल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जो सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, और पेरिफेरल का मतलब क्या हो गया, जो साइड्स के अंदर है। तो हमारी बॉडी के सेंटर में क्या है, हमारी बॉडी के सेंटर में है ये ब्रेन और ये स्पाइनल कोड। ये ब्रेन और ये स्पाइनल कोड कहाँ पर है, सेंटर के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मिला के क्या करते हैं, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन एंड क्या होता है, स्पाइनल कोड होता है। अब ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, अब देखो हाउ आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टेड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो कंपोनेंट्स है, मतलब ये जो ब्रेन है और ये स्पाइनल कोड है, इनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा। तो अभी हमने कहा था कि ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है, स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। स्कल इज अ काइंड ऑफ बॉक्स। अब ब्रेन को अगर उसके अंदर डाला है तो ऐसा नहीं होगा ना कि ब्रेन तो जो है कंटिन्यूअसली यहाँ से वहां हिलता रहेगा। अब इस हिसाब से देखा जाए तो ब्रेन को बहुत डैमेज हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज उसके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, क्रेनियल फ्लूइड कहते हैं उसको। वो फ्लूइड क्या करता है, वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। एंड जो स्पाइनल कोड है वो क्या करेगा, स्पाइनल कोड जो है वो वर्टेब्रल कॉलम के अंदर स्टोर रहता है, वर्टेब्रल कॉलम के अंदर बिल्कुल सेफली रहता है वो। क्यों, क्योंकि हमारे जो वर्टेब्रल कॉलम है ये देखो 33 बोन से मिलके बना होता है। तो ये जो वर्टेब्रल कॉलम है इट इज अ काइंड ऑफ होलो पाइप। ये जो वर्टेब्रल कॉलम हमारा नजर आ रहा है आपको, ये क्या है, ये इट इज अ काइंड ऑफ होलो पाइप। होलो पाइप मतलब बिल्कुल खोखला सा पाइप जैसा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होगा, ये स्पाइनल कोड जो है बिल्कुल वहां पे सेफ रहेगा। फाइन। और उसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है हमारी सारी नर्व्स। बॉडी की जितनी भी नर्व्स होती है सारी की सारी किसके अंदर आ जाएगी, ये सारी की सारी आ जाएगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। फाइन, चलो तो आई होप कि ये क्लियर हो गया है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो हमेशा याद रखना सेंट्रल का मतलब होता है सेंटर वाला, ठीक है, और पेरिफेरल का मतलब साइड वाला। तो पेरिफेरल में तो ओनली नर्व्स आती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। चलो ये हो गया हमारा आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर रिफ्लेक्स एक्शंस, गिव 2 एग्जांपल्स। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होता है, जो कि सडन हो जाते हैं। गर्म चीज को हाथ लगाया, हाथ हट गया, रिफ्लेक्स एक्शन है। ठंडी चीज को टच किया, अचानक से हाथ हट गया, रिफ्लेक्स एक्शन है। निडल के ऊपर पैर चला गया, पैर एकदम से ऊपर उठ गया, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, जो कि बिल्कुल सडन होते हैं, बिल्कुल सडन चेंज हो जाता है हमारी बॉडी के ऊपर। तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, बिकॉज जो सडन चेंज हुआ है उसकी वजह से हमारी बॉडी ने बहुत जल्दी रिएक्ट किया है। फाइन, एक्सप्लेन करना रिफ्लेक्स आर्क को। तो रिफ्लेक्स आर्क हमने अभी पढ़ा था, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है क्वेश्चन के अंदर। क्या होता है रिफ्लेक्स आर्क, तो देखो यहाँ पर गर्म चीज को टच किया तो किसने सेंस किया, इसको रिसेप्टर्स ने सेंस किया। सबसे पहले इसको किसने सेंस किया, रिसेप्टर्स ने सेंस किया। अब ये जो रिसेप्टर्स है ये किसको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ये दे देंगे सेंसरी न्यूरॉन्स को। ये किसको देंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स, या फिर नर्व को, सेंसरी न्यूरॉन्स को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि भैया यहाँ पे गर्म चीज है, टच हो गई है गर्म चीज से, अब क्या करना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, ये इंफॉर्मेशन जाएगी हमारे स्पाइनल कोड तक। अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, स्पाइनल कोड तक जाएगी। जो स्पाइनल कोड है उसके पास अथॉरिटी है, तो वो सोचेगा नहीं, समझेगा नहीं, चुपचाप फटाफट से क्या करेगा, इनको इंस्ट्रक्ट कर देगा कि भैया एक काम करो, वहां से जाके हाथ हटा लो। लेकिन ये हाथ हटाने वाला जो ये प्रोसेस है, ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये कौन लेकर जा रहा है, ये लेकर जाता है मोटर न्यूरॉन। ये कौन लेकर जाता है, मोटर न्यूरॉन। मतलब कि जो स्पाइनल कोड है उसको इन्फॉर्मेशन किसने दी, मोटर न्यूरॉन ने दी।
स्पाइनल कॉर्ड को इन्फॉर्मेशन किसने दी? मोटर न्यूरॉन ने दी, मोटर कॉर्ड नहीं, मोटर न्यूरॉन है, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स ने दी। स्पाइनल कॉर्ड ने इन्फॉर्मेशन किसको दे दी? मोटर न्यूरॉन्स को दे दी। अब ये जो मोटर न्यूरॉन्स है ये क्या करेंगे? ये मसल्स को इन्फॉर्मेशन देंगी, ये मसल्स को इंस्ट्रक्शंस देंगी कि भैया एक काम करो, फटाफट से हाथ हटाओ, जल्दी से कॉन्ट्रैक्शन करो, रिलैक्सेशन करो, और वहां से क्या कर ले, हमारा हाथ हटा ले, अदरवाइज क्या होगा? जल जाएगा। तो ये जो कंप्लीट आर्क बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। फाइन, तो इस कंप्लीट आर्क को हमने क्या नाम दिया है? इसको हमने नाम दिया है रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। और ये कब होता है? ये जो सडन जो एक्शंस होते हैं उनके अंदर लिया जाता है, जहां पर सडन रिएक्शन देना होता है वहां पर इसका यूज किया जाता है। अदरवाइज जो स्पाइनल कॉर्ड है उनका वही काम है कि वो जाएगा ब्रेन तक, इंफॉर्मेशन देगा और ब्रेन उसको फिर कमांड देगा और वही इंस्ट्रक्शंस जो है स्पाइनल कॉर्ड लेकर आएगा और उसके बाद नर्व्स को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं, यानी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, जहां पर जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको आगे आगे इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं होती है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो वो खुद ही वहां पर इंस्ट्रक्शन दे देता है। फाइन, उसके बाद ब्रेन को पता चल जाता है ये चीजें। चलो, तो इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स? तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि भाई केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है एनिमल के अंदर कैसे होता है। देखो, अभी तक जो हमने नर्व्स के बारे में पढ़ा था उसके अंदर तो क्या था कि भाई नर्वस सिस्टम है वो काम करता है, उसके बाद जो है बॉडी को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। फाइन, उसके बाद क्या होता है? सारे एक्शंस लिए जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं केमिकल कोऑर्डिनेशन की, कि बॉडी के अंदर जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, जो पूरा केमिकली पूरी बॉडी कोऑर्डिनेट होती है कि भाई हमारा हाथ इतना ही बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि एक हाथ बड़ा हो जाए एक हाथ छोटा हो जाए, ऐसा नहीं हो कि ये जो आंखें हैं ये कहीं और भी उगने लग जाए, नहीं। तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये कौन देता है? ये केमिकल कोऑर्डिनेशन की वजह से हो पाता है। पूरी बॉडी जो है वो केमिकली कोऑर्डिनेट करती है। कैसे करती है? तो बॉडी के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती है? ये अपने सेक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देती है। दे आर डक्टलेस ग्लैंड, इनके अंदर कोई डक्ट नहीं होती है, कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई डक्ट नहीं होगी, तो ये डक्टलेस ग्लैंड होती है। और डक्टलेस ग्लैंड जो है ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या करेगी? अपने सेक्रेशन को छोड़ देगी। फाइन, तो इन्होंने क्या किया? अपने सेक्रेशन को, यानी अपने केमिकल्स को, इन्होंने कुछ केमिकल्स जो है वो फॉर्म किए और उनको बनाने के बाद में, उनको प्रोड्यूस करने के बाद में उनको ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिया। अब ये ब्लड स्ट्रीम में कहाँ जाएंगे? ये घूमते 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 अपने टारगेट एरिया तक पहुंच जाएंगे कि बेसिकली इनको जाना कहाँ है। फाइन, और अपने टारगेट एरिया तक जाने के बाद में ये अपना काम कर देंगे। लेकिन नर्व इम्पल्स जो होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है, बिकॉज वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वजह से काम कर रहा है। और ये जो केमिकली कोऑर्डिनेशन होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये थोड़ा सा स्लो होता है, ये इसको एक थोड़ा सा टाइम लगता है उस काम को प्रोसेस करने में। फाइन, तो जैसे कि हम बात करते हैं प्यूबर्टी की एज की, तो वो भी किसकी वजह से हो रही है? हार्मोन्स की वजह से हो रही है। हमारी हाइट है, हार्मोन्स की वजह से होती है, इन्हीं केमिकल्स की वजह से किसी की हाइट बड़ी हो जाती है, किसी की हाइट बिल्कुल छोटी रह जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हार्मोन्स जो है वही कंट्रोल करते हैं। तो देयर आर सो मेनी ग्लैंड्स। कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है? देखो, फर्स्ट ग्लैंड कौन सी होती है? पीनियल ग्लैंड है। उसके अलावा कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, ये हमने देखा है। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन होती है? मास्टर ग्लैंड होती है, मास्टर ग्लैंड है। उसके बाद कौन है? उसके बाद है थायराइड ग्लैंड होती है और एक होती है पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या करेगी? थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट करेगी। थायराइड ग्लैंड क्या करेगी? थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट करेगी। पैराथायराइड ग्लैंड क्या करेगी? पैराथायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट करेगी। उसके बाद आ जाओ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है? एड्रिनलिन हार्मोन सेक्रेट करती है। एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है? एड्रिनलिन हार्मोन सेक्रेट करती है। एंड वी नो वेरी वेल कि एड्रिनलिन हार्मोन हमें कहाँ जरूरत होती है? जब सपोज किसी के पीछे कोई कुत्ता पड़ गया, कोई ऐसा पर्सन जो कहीं खड़ा था, हो सकता है उसके पीछे अगर कोई कुत्ता पड़ गया तो क्या होगा? वो एकदम डर जाएगा और डर के मारे क्या करेगा? एकदम भागने लगेगा। अब उस डर के टाइम पे क्या होता है? हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इन सारी चीजों को कौन कंट्रोल करता है? ये सब एड्रिनलिन हार्मोन की वजह से कंट्रोल होते हैं। फाइन, तो एड्रिनलिन हार्मोन जो है ये हमें ऐसी सर्टेन जो सिचुएशंस आती है उनके अंदर हमको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट थिंग इज पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या करता है? पैंक्रियास देता है इंसुलिन हार्मोन को, जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। पैंक्रियास क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट करता है,
जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में करने का काम करता है। ब्लड शुगर लेवल अगर कंट्रोल में रहेगा तो किसी पर्सन को डायबिटीज नहीं होगी। अगर ब्लड शुगर लेवल जो है बढ़ गया या कम हो गया तो डायबिटीज हो सकती है। नेक्स्ट वन इज ओवरी। ओवरी क्या करती है? तो ओवरी जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन को सेक्रेट करती है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हमने सुना है फीमेल के अंदर होती है ये ग्लैंड्स, और ये दो हार्मोन को सेक्रेट करेगी। उनकी वजह से क्या होता है? प्यूबर्टी की एज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। फाइन। टेस्टीज है, टेस्टीज किसमें होती है? मेल के अंदर होती है, ये भी पेयर्ड होती है। और ये जो टेस्टीज है इनके अंदर कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट होता है। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये मेल की प्यूबर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मेल बॉडी के अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, वो सारे जो चेंजेस है उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कौन सेक्रेट करता है? टेस्टीज सेक्रेट करती है। फाइन। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये बेसिकली जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है वो किस तरह से होता है। तो देखो ग्लैंड्स जो होती है वो क्या करती है? हार्मोन्स को सेक्रेट करेगी, हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिया जाएगा और वो अपने टारगेट टिश्यू तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो अपना फंक्शन जो है वो स्टार्ट कर देंगी। फाइन, चलो। सो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और अगर सारे क्वेश्चंस क्लियर है दैट मीन्स कि यहाँ हमारा चैप्टर का रिवीजन भी खत्म होता है और अब आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और अब बिल्कुल नहीं डरना है एग्जाम से। थैंक यू सो मच।